बीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्ममय निरत नित्य हितोपदेशी जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव 1008 ऋषभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महामुनि राज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समस्त निर्यापक श्रमण मुनि राजों की नगर में पर्वों का आना एक उत्साह के लिए कारण बनता है, लेकिन जब नगर में साधु आ जाएं तो वो पर्वों के लिए कारण बनता है। और पर्व जिस प्रकार से किसी के जीवन में न सिर्फ उत्साह भरते, उमंग भरते, आनंद भरते, बल्कि उनके जीवन में होने वाली मलिनताओं को निर्मल बनाने में उनका सहयोग करते हैं। मलिनताएं कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी हैं इसको पहचान पाना बहुत कठिन है, लेकिन उन मलिनताओं को पहचानना ही उनको निर्मल बनाने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ कदम साबित होता है। हम सबके जीवन में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से मलिनताएं आकर के बैठ जाती हैं। वो बैठी हुई मलिनताओं को जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कई बार आपने देखा हो कि आपके घरों में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं जिन व्यवस्थाओं के चलते आप वो बहुत दिनों से कचरा जहाँ पड़ा रहता है उसमें एक गंध सी महसूस करने लग जाते हैं। और वो जो गंध होती है वो गंध कोई और नहीं है, तो हमारी ही मलिनताओं की गंध, लेकिन वो गंध रहते रहते हमारे लिए ज़्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन जब कोई नया अजनबी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर पहले ही कदम रखते ही उसको उस घर की विशेष गंध से रूबरू होना होता है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि हर घर की अपनी एक विशेष गंध होती है। आप किसी यदि किराना व्यापारी के घर में घुसेंगे तो अलग गंध आएगी, कपड़े के व्यापारी के घर में घुसेंगे तो अलग जाएगी, और अलग अलग। और इसे बात व्यापारी अथवा किसी दुकानदार की बात नहीं, किसी घर की भी एक विशेष गंध हुआ करती है, बल्कि विशेष व्यक्ति की भी एक विशेष गंध हुआ करती है। अभी गंध जो है यदि सुगंध के रूप में हो तब तो कोई बात नहीं, सब वेलकम करते हैं उसके लिए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी दुर्गंधित हो जाती है वहाँ जाने से बचते भी हैं, और जाना भी पड़े तो नाक पर कुछ रखते भी हैं। ये बात अलग है कि वो नाक सामने वाले की नाक को बचाए रखने के लिए कारण है, लेकिन जब आसपास कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं तो हमें लगता है कि उस नाक को सिकोड़ने के लिए भी वो कारण बन जाती है। कई प्रकार की व्यवस्थाएं आपके घरों में हुआ करती हैं, और उन व्यवस्थाओं के चलते
जब भी आप अपने घर का निर्माण करा रहे होते हैं तो उन व्यवस्थाओं के आधार पर घर का डिविजन्स भी तैयार करते हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके घरों में रसोई घर के रूप में जानी जाती, कुछ एक ऐसी हैं जो आपके बैठक के रूप में जानी जाती, कुछ एक ऐसे हों जो आपके बेडरूम, जिसको शयन कक्ष बोलते हैं, उनके रूप में जानी जाती। मतलब एक 2-3-4 चीज़ें तो हर घर में कॉमन होती हैं। एक रसोई घर होता है, एक बैठक होती है और एक बेडरूम होता है। ये बात अलग है कि आज व्यवस्थाएं बदलने लग गई हैं। पहले 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तक के मकान 4 BH तक होते थे, अब 2 BH, 3 BH, क्योंकि के तो गायब होने की कगार पर है। और ख़ासतौर से महानगरों में तो किचन की अब कोई आवश्यकता महसूस की ही नहीं जा रही। स्विगी और जोमेटो जैसे आपके लिए रसोई घर घर मौजूद हैं। और ऐसे में जब किचन, जो रसोई घर है आपका, वो आपके घरों से गायब होने की कगार पर है, तो आप समझ लीजिए कि जिस रसोई से आपका जीवन प्रयोगशाला के रूप में साथ देता था, अब वो प्रयोग आपके जीवन से गायब होकर के प्रमाद ही एकमात्र आपके जीवन पर अपना ठेका जमाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो रसोई घर भी है, बैठक भी है, बेडरूम भी है, इसके अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हर व्यक्ति के अपने स्टेटस सिंबल बढ़ने के साथ साथ जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन ये 2-3 चीज़ तो कॉमन होती हैं। हाँ, एक गरीब आदमी भी है तो भी उसमें भले ही 1 कमरे का घर हो, छोटी सी झोंपड़ी भी हो, तो भी उसमें एक कोने में वो रसोई घर बना लेता है, एक स्थान पर थोड़ा सा शयन कक्ष बना लेता है। और जो कभी कभार उसके घर में कोई मिलने आए तो उसी में एक छोटा सा कोना होता है जिसमें किसी दूसरे को बिठाने का वो अपना मेजबानी प्रस्तुत करने का जरिया रखता है। ये तीनों कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। और एक चौथी चीज होती है, भले ही वो छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, उसको बनाया नहीं जाता, वो अपने आप बन जाया करता है, जिसको बोलते हैं कबाड़ खाना। कभी भी आपने यदि अपने घर को डिजाइन कराया हो आर्किटेक्ट के माध्यम से, तो कभी नहीं सोचते होंगे कि कबाड़ा कहाँ रखेंगे, भाई बता दो। वो कहता है कि तुम जहाँ अपना यूजलेस स्थान पाएं वहाँ अपने आप तुम्हारा कबाड़ा पहुँच जाएगा। ये तो उस घर की व्यवस्थाएं हो गई। ये घर की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमारे जीवन की व्यवस्थाएं भी हैं, हमारे दिल की व्यवस्थाएं भी हैं, हमारे जेहन में भी ये सब व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर हम अपने अतीत को स्मरण करने का प्रयास करते हैं। और एक छोटी सी बात बता दें आपको, वो रसोई घर हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका बैठक जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं वो हो, ये सारे कुछ ना कुछ एक संकेत दे रहे हैं। संकेत क्या दे रहे होते हैं? रसोई घर आपके वर्तमान जीवन को चलाने के लिए सामग्री उपस्थित कराता है, यानी उससे आपका वर्तमान जीवन चलता है। बैठक में आप बहुत कुछ मोमेंटोज, ट्रॉफीज, कप और जो कुछ भी आपके प्रमाण पत्र वगैरह हैं, जो आपके स्मृति को यादगार मात्र नहीं, उसको एक सौभाग्य और गौरव के रूप में जानने में कारण बनते हैं, वहाँ पर सजा के रखते हैं। और वो शायद आपको कम देखने में आते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा तैयार किए जाते हैं। वो मोमेंटोज जो होते हैं एक कांच के अलमारी में अथवा जो भी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ रखे जाते हैं। मतलब ये आपके अतीत को इंगित करने वाले कुछ घर के कक्ष हुआ करते हैं। और एक होता है आपका बेडरूम, जिसमें आप स्वप्न, ख्वाबगाह जिसको आप बोलते हैं, सपने देखते हैं भविष्य के कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा। ये घर की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन की और आपके जेहन की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी कुछ विचार आपके ऐसे होते हैं जो आपके कल्पनाओं में उमड़ते रहते हैं कि मुझे भविष्य में ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। कुछ एक ऐसे होते हैं जो आपको मेमोरीज में ले जाते हैं कि हाँ देखो क्या किया था, वो भी एक दिन था, आज तो पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि अब वही काम है दिन भर, अब आगे आज क्या करना है ताकि आगे ऐसा होगा। ये आपके अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों को साधने वाले आपके जेहन के कुछ कक्ष हैं, कमरे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो कबाड़े के रूप में आपके घर में इकट्ठा हुआ है, कोई भी स्क्रैप जहाँ रख देते हैं या जो वेस्टेज जहाँ पटक देते हैं, वो बनाया नहीं जाता, बन जाता है। लेकिन आप सोचिए वो कबाड़ा
क्या आप बाजार से खरीद कर लेकर आए थे क्या? इन्हीं सब चीज़ों में जो आपने उपयोग किया है, चाहे रसोई में से उपयोग किया हो, चाहे आपने अपने बैठक में तैयारियां की हों, अपने बेडरूम की, वो सब जो वेस्टेज होते चले गए, यूजलेस होते चले गए, उनको आप एक स्थान पे इकट्ठे करते चले गए। उसको बोलते हैं कबाड़ खाना। ऐसी ही हमारी उन विचारों में जो कल्पनाओं के रूप में रहती हैं, जो सपनों के रूप में रहती हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रूप में रहती हैं, चाहे एक्सपीरियंसेस हों, चाहे एक्सपेरिमेंट्स हों, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हों, वो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस, ये तीनों में से जो कुछ वेस्टेज निकलता है, उसी से हमारा एक कबाड़ा इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं कषाय। कषायें कहीं अलग से नहीं आती। हम जो सोच रहे होते हैं उसमें कोई बाधक बनता है तो हम एक कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। हम प्लान कर रहे होते हैं, उसमें जो बाधाएं पाते हैं तो उसके प्रति अपनी कषायें अपने अंदर पैदा कर लिया करते हैं। हम कुछ सोच रहे होते हैं बहुत अच्छी चीज़ें, इतने में भी कोई आ गए। हम कुछ लोग एल्बम खोल के बैठे हुए हैं या अपने पुराने वीडियोस देख रहे हैं, इतने में आकर कोई आके धमक गया, चलो उठो, खाली करो, काम करो। ये तो बस यही करता रहता है। अब वो था घर का ही व्यक्ति, घर के व्यक्ति के प्रति भी जो हमारे कषायक भाव आए, कब आए? जब हम अतीत में कुछ सोच रहे थे, उसमें उसने दखलंदाजी की। उस घर के व्यक्ति अथवा आसपास के व्यक्ति के प्रति मेरे कुछ बैर भाव आए, कब? जब हम कुछ कल्पनाओं में उलझ रहे होते, वो हमारे उस सपनों को तोड़ देता है। अतः और इसी के साथ साथ हमारे वर्तमान में हम जो जी रहे होते हैं, उन जीने में जो हमारे लिए दखलंदाजी करता है, उसके प्रति भी हमारे कषायक भाव पैदा हो जाते हैं। दखलंदाजी किस रूप में? या तो हमसे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा हो तो हम फिर मान के रूप में कचरा इकट्ठा करते हैं, या तो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं वो मायाचारी कर रहा हो तो हम भी उसको ऐसा कि बेटा तुम क्या समझते हो, तुम ही होशियार हो क्या, होशियारी का जिम्मा तुमने लिया, हमारे पास भी बहुत रखी थी, वो तो अभी तक यूज नहीं की थी, अब जाके यूज करने का मौका मिला है, तुम आ गए सामने। तो बस वहाँ पर हमने अपने उस बाईपास निकालने की जो फितरत है, उसी को मायाचारी को अंजाम देने का हम सबब मान लेते हैं। और इसके बाद जब कुछ एक ऐसा लगता है कि हाँ देखो इस व्यक्ति को छलने से बहुत सारे काम आसान हो रहे हैं, तो ये जो लोभ भाव है ये मेरे अंदर था, किसी न किसी सॉफ्ट कॉर्नर पर वो बैठा हुआ था, उसको मैंने कुरेदा, वो आगे आके काम करने लग गया। और जब ये सब चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं और बीच में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, ये तुम क्या समझते हो, दिखा देंगे, ऊपर से नीचे पूरा नाप देंगे, जैसे तुम इंची टेप लेके घूमते रहते हो। टेलर रहे थे क्या पहले? अरे ऊपर से नीचे तक नापने का काम तो टेलर करता है, जो आपके कपड़ों को सीने का प्रयास करता है, लेकिन तुम तो ऐसे नापने वाले बन गए जो सिलने का काम तो नहीं करे बल्कि और उधेड़ने का काम करने लग गए। अरे आज उन रिश्तों की तुरपाई करनी बहुत आवश्यक हो गई जिनको उधारने के लिए हमने दिन रात प्रयास किए हैं। आज उन उधरते रिश्तों को कौन तुरपने की बात करता है? तुरपन समझते हैं आप लोग? सिलाई अलग होती है, तुरपाई अलग होती है। अब रेडीमेड के ज़माने में ना सिलाई समझ में आती ना तुरपाई समझ में आती। तो उस समय की बात है जब हाथ में सुई धागा हुआ करते थे और लोग धीरे धीरे करते उन तुरपन को किया करते थे। उन तुरपन को करते वक्त एक बहुत अच्छी बात होती थी कि सिलाई तो मशीन से होती थी, जिसमें एक मैकेनिकली हमारा ट्रीटमेंट होता था, लेकिन तुरपाई हाथों से होती थी जिसमें इंटरनली और हार्मोनियली हमारे ट्रीटमेंट्स होते थे। तुरपाई हमेशा आत्मीयता का प्रतीक होती है, जिसमें बीच बीच में कुछ गैप भी होते हैं और सिलाई भी होती है। गैप होते हैं ऐसा कि कभी भी कोई यदि घुटन महसूस कर रहा हो तो वहाँ पर वो आसानी से सहन कर पाए और उसको सहेज पाए, और जब भी कोई उच्छृंखल हो रहा हो तो वहाँ पर कुछ बंधन भी हैं कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। इसको बोलते हैं तुरपाई। घर की व्यवस्था भी तुरपाई के साथ चले तो बहुत आसान है। घर में रह करके भी घर की बात घर में रखने की उस्तादी, घर में रह करके घर की बात घर में रखने की उस्तादी अच्छों को नहीं है। आज तो पाचन शक्ति इतनी कमजोर है
कि बाहर के लोगों की सुनी हुई बात तो तुरंत हम वायरल करते ही हैं, लेकिन घर के लोगों की सुनी हुई बात भी हम वायरल करने से हिचकते नहीं, क्योंकि ऐसा ही वायरस है जो आपको इतना वायरल पेट खराब कर चुका है कि आपको पाचन होता ही नहीं। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, हम तो आपके घरों की बात कर रहे हैं। अब चूंकि आपने निमंत्रण दिया था कि महाराज चलो हमारे घर, तो आ गए आपके नया बाजार। अब आपके घर में आए तो फिर हम सबसे पहले आपके घर की व्यवस्थाएं देखते हैं कि कहाँ कहाँ चल रही होती हैं, और कहाँ चली हैं तो कहाँ जाकर के वो दिक्कत पेश कर देंगी। जब तक उस चीज को न समझा जाए तब तक फिर आपके अंदर को गुंजाइश बनेगी कैसे कि तुम कुछ सुनना चाहो और हम सुनाना चाहें और वो आपको हजम हो पाए। जब तक वो गुंजाइश नहीं बनेगी तब तक यहाँ से कहा हुआ, क्योंकि इस प्रवचनों की तो आज भरमार है। सोशल मीडिया पर दिन रात प्रवचन सुनो तो कम पड़ेंगे, तुम्हारे कान कम पड़ जाएंगे लेकिन प्रवचन कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन वो जो साक्षात सुनने का आनंद होता है उसके लिए तो सुनने वाले बहुत हो सकते हैं लेकिन सुनाने वाले कम पड़ जाते हैं। और कभी कभार जब वहाँ पर आते हैं तो लगता है कि वो उत्सव सा माहौल बन जाता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की वो जुड़ी हुई दास्तानों को हमारे दास्तानों पर रख करके बुरी दास्तानों से वो बचाने का प्रयास करते हैं, और गुरु कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना ही करते हैं। कहने के लिए वो गुरु लगता है कि बड़ी मुश्किल से आए हैं, इतना कीमती समय हमें देके गए हैं, कितना हमारे लिए उपकार करके गए हैं, लेकिन वो उपकार करने के पीछे एक क्या कारण है मैं आपको यदि याद रहा तो बताऊंगा। अभी तो मैं वो बात कर लूँ जो आपके घर में घुस करके हमने देखी है। महाराज हमारे घर में आप कहाँ चले गए? अरे घर का मतलब आपके चेहरों से ही आपका घर परिचय प्राप्त कर जाता है। चेहरों पे घर लिखा रहता है क्या महाराज? हाँ, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। आपका जो मुखड़ा है वो आपके अंतर का परिचय भी देता है, और आपका जो कुछ भी बाहरी सलीका है वो आपके घर का भी परिचय देता है। आपके घर का परिचय देने वाला सलीका ये मत समझना कि आप किसी सभा में आए तो आप अपने घर के संस्कारों को घर छोड़ करके ही आए हैं। कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर ब्यौरा मिल ही जाता है। और सब का मतलब ये नहीं होता कि आप जेंटलमैन बन के घर से निकले हों, अच्छा बढ़िया सूट वूट टाई कोट पहन करके निकले हों। ये जेंटलनेस नहीं है, ये तो हर व्यक्ति को आती है जेंटलनेस, लेकिन सभ्यता में उस संस्कार में एक अंतर होता है। सभ्यता दिखानी हर व्यक्ति को आती है। घर से निकलेगा तो कंघी करके निकलेगा, घर से निकलेगा तो व्यवस्थित कपड़े पहन के निकलेगा, महिलाएं हैं तो फिर पूरे पूरे आभूषण लाद के निकलेंगी। और लेकिन उसके पश्चात जब किसी एकांत स्थान पर आपको अपने व्यवहार का परिचय देने का मौका मिल जाए तब जाकर के फिर आपको लगता है कि आप भीतर कैसे हैं, जो आपको बाहर एकांत में बताने का मौका मिल जाता है। कभी भी किसी व्यक्ति का असली व्यवहार यदि देखना हो तो सबके बीच में आप देख ही नहीं पाओगे। जब वो अकेला होता है उसको मालूम है कि वो अकेला है, कोई उसको देख नहीं रहा है, और कई बार जब वो अकेले में दिख जाए तब समझ में आया कि इसका असली चरित्र है क्या, असली व्यवहार है क्या। नहीं तो जेंटलमैन बनना हर व्यक्ति को आता है, और जैसे ही वो घर से निकलता है जेंटलनेस उसके पास कितनी रहती है नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसको प्रतिकूलता पेश होती है वो जेंटल है, जेंट्री है कि एंटी है, ये आपको पता लगने लग जाता है।